हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हो? बढ़िया। देखो, अपना चैप्टर 4 जो है वो सही तरीके से चालू तो हो चुका है, पर अगर चैप्टर 4 अच्छा करना हो, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि चैप्टर 4 अच्छा करना हो तो चैप्टर 3 अच्छा कर लो, अपने आप चैप्टर 4 अच्छा हो सकता है। ज़्यादातर किस्सों में चैप्टर 4 के अंदर हम जिस पॉइंट को ज़्यादा देखने वाले हैं वो है हाउ वेक्टर क्वांटिटी, हाउ टू डायमेंशनल क्वांटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द वन डायमेंशनल थिंग्स, वन डायमेंशनल मोशन। चैप्टर 1 के अंदर, सॉरी, चैप्टर 3 के अंदर जो काइनेमेटिक इक्वेशंस आपने देखे हैं, जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो सब कुछ देखा है, वही इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स टू डायमेंशनल को लेकर लेना है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जहाँ तक किया था, आई थिंक वी डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स। कोई भी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनेंगे और उस कंपोनेंट को जो हमने देखा था कि वेक्टर ए हैविंग ए टू कंपोनेंट, वन इज कॉस थीटा, अनदर इज अ साइन थीटा, वहाँ से हमारी बात जो है आज हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम किया था। बहुत सिंपल सी चीज जो है उसको सिंपल तरीके से समझो। जनरली व्हाट हैपेंड, जो अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, कि हम अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि जिस चीज को हम समझ रहे हैं उसको उसी फॉर्म में हम समझे, ना कि उसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके समझे, ना ही उसको बहुत इजी वे में समझे। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ कि कोई एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाकर जा रहा है, मतलब कोई एक पार्टिकल है, ऐसा मानिए कि कोई एक व्हीकल है, ये एक ग्राउंड है, और वो व्हीकल डान 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 करते 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 इस पाथ पे चला, तो उसने एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल फॉर्म किया। मान लीजिए वो यहाँ पे पहुंचा, और मुझे अब आइडेंटिफाई करना है कि वो थोड़ा एक्स में भी गया, थोड़ा वाई में भी गया। अब ऐसा मानिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा था, दैट समथिंग इन एक्स डायरेक्शन, समथिंग इन वाई डायरेक्शन। तो उसका आइडिया ऐसा है, उसका आइडिया बहुत ही सिंपल सा है कि आइडिया ऐसा कुछ कहता है कि करना क्या है। तो उसमें करना ये होता है दैट समथिंग इन एक्स डायरेक्शन, समथिंग इन वाई डायरेक्शन। तो अगर आप उन चीज़ों को समझने का एटलीस्ट ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा काम जो है वो आसान हो सकता है। कैसे? क्योंकि देखो, यहाँ पे वेक्टर ए जब भी मैं कहता हूँ तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि कंसीडर एज ए वेलोसिटी और फोर्स। मानिए कि कोई एक वेक्टर क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, दैट वेक्टर हैव सम रिलेशन इन द एक्स वाई प्लेन। तो दैट वेक्टर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मतलब उसकी इफेक्ट जिसको हम कहेंगे, जिसको हम यहाँ पे कंपोनेंट के नाम से जानेंगे। अब ये कौन से प्लेन में मोशन में है? तो क्या एक्स वाई प्लेन में है। अब एक्स वाई प्लेन में है तो उसका कंपोनेंट भी कहाँ कहाँ होगा? तो क्या कुछ एक्स में और कुछ वाई में, दैट वी कॉल द इफेक्ट इन एक्स डायरेक्शन एंड इफेक्ट इन वाई डायरेक्शन। वैसे देखा जाए तो दोनों की दोनों फिगर सेम टू सेम है, दो फिगर रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखा जाए तो इस फिगर और इस फिगर में कहाँ पे डिफरेंस है? तो कि यहाँ ए एक्स आई कैप लिखा, यहाँ ए वाई जे कैप लिखा, तो अब भाई यहाँ पे साइड में लिख दो यार, दिस वन इज इक्वल टू ए वाई जे कैप, दिस वन इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप। तो दो फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लॉजिक यूज़ करो, थोड़ा सी एस कॉमन सेंस यूज़ करो। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कहा, when a vector is resolved along a two mutually perpendicular at a direction, the components to be obtained are called rectangular components. अब ये इसका स्पेसिफिक लैंग्वेज है, हमें उसी लैंग्वेज में याद रखना, when a vector, when a vector, ऐसा नहीं होता है भाई। In a simple terms, a vector resolve in a two perpendicular directions part or a component, it's called as a two rectangular component. Why we called a rectangular component? क्योंकि दो ऐसे कंपोनेंट बने, उससे आपने एक बॉक्स जैसा बनाया, उस फिगर को कंप्लीट किया तो एक रेक्टेंगल जैसा बना। दैट्स सिंपल। अगर आपको कहना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं बोलना, इट्स ओके, मत बोलो, यू कैन से टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वन इन द सेम थिंग। ओके, पर यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, थोड़ा मजा आए इसलिए, थोड़ा फिजिक्स का फ्लेवर दिखे इसलिए।
अगर हम उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, बहुत लेमन लैंग्वेज में कहेंगे, तो साइंस वाला फील जो है वो नहीं आता है, इसलिए ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए उसका नाम ले लिया, that resolve in the two component that something effect in x direction, something effect in y direction। अब ये इफेक्ट कैसे लेना था, तो उसने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि यहाँ पे आप देखिए कि इफ आई वांट टू टेक एज ए, ओके, जिसको आप ऐसा कह सकते थे, ओके, रेक्टेंगुलर component, or you can say it's a two perpendicular component, one in the same thing। कैसे, तो कि यहाँ पे मैंने, वैसे इसको आप ऐसे हवा में भी ले सकते हैं तो टू डायमेंशन मस्त दिखता, पर नोट्स में ऐसा दिया है तो चलो उसी को फॉलो करते हैं। इसको ऐसा कहा जाता है, ये हेड है ना, उसमें से एक काम करो, एक स्ट्रेट लाइन यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पे, और इसके हेड से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉप करो। तो उसका मतलब क्या, तो कि इसका टेल तो ओरिजिन पे था ना, तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट को कनेक्ट करो तो भाई, तो ये क्या देता है, तो कि इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का इफेक्ट देता है कि एक्स डायरेक्शन में उसमें कितना इफेक्ट था, दैट वी कॉल शैडो इफेक्ट, कंपोनेंट, कोई भी नाम ले लो। अब यहाँ तक वो वेक्टर स्प्रेडेड है, फैला हुआ है, ओरिजिन से कनेक्टेड था, तो ये जो डायरेक्शन है उसको मैं कहता हूँ ए वाई, यानी वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो यहाँ से मैं एक्स के रिस्पेक्ट में लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इधर थीटा बनाया। मैं चाहता तो उसको वाई से भी बना सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वन इन द सेम थिंग। पर इस थीटा के कॉन्टेक्स्ट में ये उसका अपोजिट कंपोनेंट बन रहा है, अपोजिट साइड बन रहा है। अगर मैं उसको ओ पी क्यू ऐसा एक ट्राइंगल बना दूं, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉस थीटा, क्यों, तो कि ट्राइंगल दिख रहा है, एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस दिख रहा है, तो मैं कॉस थीटा ले सकता हूँ, ओके। और उससे मुझे उसका इफेक्ट पता चलेगा कि हाउ दैट गिव्स द इफेक्ट, अगर वो 30 डिग्री एंगल से है, 45 डिग्री एंगल से है, 60 डिग्री एंगल से है, कौन से डिग्री एंगल से वो जा रहा है, तो आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा, इसलिए हम कॉस थीटा साइन थीटा लेते हैं। तो कॉस थीटा इस ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ओ क्यू। साइन थीटा क्या बनता, तो के क्यू पी अपॉन ओ क्यू। तो इसके हिसाब से अगर मैं ओ पी को सब्जेक्ट बनाता तो वो ओ क्यू कॉस थीटा बनता। पर ओ पी मतलब क्या है, तो कि ओ पी यानी उसी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का इफेक्ट है। तो एक काम करता हूँ, उसको मैं ए एक्स कह देता हूँ, और ओ क्यू क्या है, तो कि ए का मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैं उसको ए कॉस थीटा कह देता हूँ। तो मुझे वैल्यू मिल गया ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। सेम वे मैं यहाँ क्यू पी को सब्जेक्ट बनाता हूँ, वो बन जाता है ओ क्यू साइन थीटा। ओ क्यू क्या बन गया, तो कि ओ क्यू यहाँ पे अगेन ए है, तो वो बन गया ए साइन थीटा, और ये बन गया क्यू पी का वैल्यू। अब क्यू पी कौन था, तो कि क्यू पी उसी वेक्टर का वाई डायरेक्शन का इफेक्ट था, तो क्यों ना मैं उसको ए वाई ऐसा कह दूं। तो ए एक्स बन गया ए कॉस थीटा और ए वाई बन गया ए साइन थीटा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि इस सिचुएशन के हिसाब से एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब उसका कॉस कंपोनेंट मिल गया। कैसे मिला, तो कि भाई ये सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल प्रोसीजर फॉलो किया, कॉस थीटा देखा साइन थीटा देखा, वहां से पता चल गया कि एक्स डायरेक्शन का इफेक्ट कितना आता है, तो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस वैल्यू। तो वाई डायरेक्शन का इफेक्ट कैसे मिला, ए साइन थीटा मिला। पर यहाँ से एक बात को अच्छी तरह से याद रखने का, यहाँ इस थीटा के लिए ये एडजेसेंट साइड था, इसलिए एक्स कंपोनेंट में कॉस थीटा आया। अगर मैं इसी सिचुएशन को थोड़े अलग तरीके से मैं दिखाऊं कि वेक्टर वहीं का वहीं हो, पर अगर मैं थीटा यहाँ पे मान लूं, तो इस थीटा के लिए अगर मैं इसको ओ क्यू और पी कहूँ, तो इस थीटा के लिए कॉस थीटा कहाँ बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है, जो एक्चुअल में वाई डायरेक्शन है, और ये कौन सी है, एक्स डायरेक्शन में है। अब थीटा चेंज कर दिया,
तो y एक्सिस के पास आ गया एडजेसेंट और पी क्यू पे आ गया ऑपोजिट साइड। तो सिंपल सी बात है, जो साइड बनाए एक्सक्यूज मी, जो साइड बनाएगा थीटा वो बनेगा कॉस थीटा। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस की साइड बना था थीटा, इसलिए एक्स कंपोनेंट बन गया कॉस थीटा। यहाँ वाई एक्सिस बना रहा है थीटा, इसलिए उस केस में वाई डायरेक्शन बन जाता कॉस थीटा। इसलिए हम उसको सिंपल वे में ऐसा कहते हैं, जिसने बनाया थीटा वो बनाता है कॉस थीटा। और वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका मतलब पता चलता जाएगा कि जिस डायरेक्शन ने थीटा बनाया वो कंपोनेंट कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। अगर मैं ऐसा कहता कि यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया, अब एक वेक्टर दिया उसका मतलब क्या, ओके भाई मान लो कि मैंने कोई फोर्स लगाया, ओके दैट समथिंग फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन, पर ये तो नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव y है, मतलब हमने कोई थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्स लगाया, तो उसका x कंपोनेंट का वैल्यू नेगेटिव होगा, उसका y कंपोनेंट का वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब कार्टेशियन सिस्टम के अंदर वो माइनस साइन काउंट होता है। तो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि यहाँ पे मैंने 30 डिग्री एंगल लिया होता, 30 डिग्री एंगल लिया होता, अगर मुझे उसका x डायरेक्शन का इफेक्ट चेक करना होता तो मैं ऐसा कहता, x डायरेक्शन का इफेक्ट इज इक्वल्स टू a cos 30, और a क्या होता, तो कि ये मेन वेक्टर। अगर मैं कहता उसका y इफेक्ट कितना होता, तो क्या आप कहते a y इक्वल टू a sin 30, वन इन द सेम थिंग। पर जब डायरेक्शंस की बात करते तो हम वहां से बता देते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई वहां पे x है वो नेगेटिव में आता है, y भी नेगेटिव में आता है। ये तब आएगा जब आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे, चैप्टर 6 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 तो आपको सिर्फ प्रिपेयर करता है कि ऐसी जब जब सिचुएशंस आएंगी तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। जब सिचुएशन आएंगी तो अपने आप पता चल जाएगा, अगर आपने चैप्टर 4 सही तरीके से पढ़ा है तो वो डेफिनेटली पता चल जाएगा। अब मान लो जैसे यहाँ पे ए एक्स आया, ए वाई आया, और थोड़ा अपना काम भी आता है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैथमेटिकल काम करूँ क्या, क्योंकि तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करो, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करो। तो इक्वेशन 1 उसका स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 और उसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, इक्वेशन 1 का भी स्क्वायर और इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर। सो व्हेन वी आर एडिंग, लेफ्ट वैल्यू लेफ्ट में ऐड होगा, राइट वैल्यू राइट में ऐड होगा। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो a इक्वल टू क्या मिला, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बना। अब मैं यहाँ पे इसमें से सिर्फ a निकाल लूँ, अगर मैं इसमें से सिर्फ a निकालूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। हाँ, एक तरीके से देखने जाओ तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब a हाइपोटेनियस पे था तो आप ऐसा कह सकते हो कि पाइथागोरस ही तो हुआ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, पाइथागोरस ही तो बना, बरोबर है। पर हर किस्सों में राइट एंगल ट्रायंगल बने ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो इसलिए हम उसको ऐसे नहीं याद रखते हैं कि भाई पाइथागोरस याद रखो, ओके, वो सही तरीका नहीं है। इसलिए किसी भी वैल्यू का, किसी भी वेक्टर का, इसको ऐसा कहा जा सकता है कि ये हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। क्यों मैग्नीट्यूड निकाला ऐसा कहते हैं, तो कि अगर मैं वेक्टर के ऊपर, कोई भी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो बनाऊं तो वेक्टर साइन काउंट होता है। और उसको कैसे लिखना चाहिए, तो कि जैसे यहाँ पे वेक्टर किया है तो आपको उसको ऐसे लिखना चाहिए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसा लिखना रूल है। अब देखो
कोई कहता है आपको वेक्टर एडिशन आता है, तो क्या आता है, वो हेड टेल वाला किस्सा आता है, तो क्या वो भी आता है। तो देखो ये वही तो बना, राइट, रेक्टेंगुलर बन रहा है, तो क्या हाँ ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो क्या हाँ है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ दिस इज इक्विवेलेंट टू ए वाई, कह सकते हैं, ए वाई जे कैप कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं। क्या इसको आप ए एक्स आई कैप कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं। ऑन द हेड ऑफ ए एक्स आई कैप देयर इज अ टेल ऑफ ए वाई जे कैप, तो क्या हाँ किस किस को ज्वाइन किया, तो क्या ए एक्स का टेल और ए वाई जे का हेड ज्वाइन किया, तो क्या ये किस्सा बन जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो क्या हाँ। अगर मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ, मैग्नीट्यूड यानी क्या, तो कि उसके ऊपर वेक्टर का भी साइन ना हो और मॉड्यूलस का भी साइन ना हो, करो तो दोनों चीजें करो, वेक्टर भी बनाओ मॉड्यूलस भी बनाओ, और नहीं बनाओ तो कुछ मत बनाओ। जब कुछ ना हो तो उसको कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी हमें सिर्फ इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू में, हमें उसकी डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो उसका मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ ए कैसे मिला, इस वैल्यू से मिला। इसको कहते हैं अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, वो उसका मैग्नीट्यूड बना। तो यहाँ से जो बातें बताई गई उसको अभी दिमाग में रजिस्टर करने का। वेक्टर ए, तो ए कौन है, क्योंकि तो ए कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एजम्पशन कि ए जैसी वैल्यूज आएगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। उसका मैग्नीट्यूड यानी कैसे, तो क्या फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। ऐसे कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, कहाँ आएगा, आएगा जैसे कि वैसे मैं ऐसा कह दूं कि वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है दैट यूनिट 3 इन x डायरेक्शन, यूनिट 4 इन y डायरेक्शन। और ऐसा पूछा जाए इसका मैग्नीट्यूड क्या, तो क्या करने का, तो कि बस यही रास्ता अप्लाई करने का, यही रास्ता अडेप्ट करने का। तो क्या ओनली ए लिखो, नो वेक्टर साइन, अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर, 19 प्लस 16 25, 25 का रूट 5, तो 3i कैप प्लस 4j कैप क्या बनाता है, पाइथागोरस बनाता है। वो पाइथागोरस की ट्रायो की वैल्यू बनाता है, इसलिए उसका आंसर 5 आया। एक्स एक्सिस पे 3 लिया, वाई एक्सिस पे 4 लिया, तो रिजल्टेंट हमें 5 मिला, विच इज जस्ट कंसिडर एज मैग्नीट्यूड। ओके, वहां से चाहो तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा वो कितने एंगल पे होगा वो बता सकते हैं। उसके लिए आपको नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस, नेचुरल टेंजेंट ऐसे लॉग टेबल आते हैं, वो आपको देखना आना चाहिए। ओके, तो सब लोगों को क्या करने का कि जब भी आप बाहर जाओ, या तो यूट्यूब से या तो गूगल से भी आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ओके, लॉगरिदम ऐसा हो सकता है। वैसे जो ओल्ड टेक्स्ट बुक हुआ करती थी गुजरात बोर्ड की, वहाँ पे वो देते थे, एनसीईआरटी वाले नहीं देते हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं देते हैं, वो यूज़ ज़्यादा करते हैं इनफैक्ट। ओके, पर वो देते नहीं है, अब आई डोंट नो क्यों नहीं देते हैं। ओके, पर नहीं दिया तो अब कहीं से अपने को आइडिया निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करने का कि आपको ऐसा कोई पेज मिल जाए ना, उसको डाउनलोड कर लेने का कि जहाँ पे लॉग, उसके बाद नेचुरल साइन, नेचुरल टेंजेंट ऐसा लिखा हुआ हो। ढूंढिएगा, नहीं मिले तो बाद में मैं ढूंढ कर आपको दे दूंगा। ओके, तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ क्वेश्चन 30। अब देखिए जो हमने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है उसके साथ कंपेयर करवा देते हैं। ये वेक्टर ए दिखा, उसके बाद हमने ऐसा कहा कि दैट रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट्स, हमें वेक्टर एडिशन आता है, तो क्या हाँ ओ एम प्लस पी एम या तो एम पी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, तो क्या कह सकते हैं। अगर आप रेक्टेंगुलर वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करो तो भी सही है, लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज करो तो भी सही है, बातें तो एक ही बनती है। ओ एम और ओ एन, तो ओ एन किसके इक्वल है, तो क्या एम पी के इक्वल है, बात एक ही बनती है। तो ओ पी प्लस ओ एम प्लस ओ एन, तो ओ एम और ओ एन दैट गिव्स अस ए वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई।
कोई कहता है कि यार अपने को कंफ्यूज करता है, तो एक काम करो, इसको ऐसे कैंसिल करो, पेज आप ही के पास होगा। आपको वेक्टर एडिशन आता है तो कि हाँ वो तो आता है। आपको क्या अच्छा लगता है तो कि यार मुझे तो वेक्टर ओ एम प्लस एम पी लिखना अच्छा लगता है, तो वैसा लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। ओ एम पे ए एक्स था तो क्या हाँ है, एम पी और ये सेम है तो क्या हाँ सेम है, इधर भी लिख दो ए वाई इज इक्वल टू ए वाई जे कैप लिख दो, इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप लिख दो, वन इन द सेम थिंग। अब ओ एम प्लस एम पी क्या बना तो कि वेक्टर ओपी बना। हाँ यार, तो अब बस अब मज़ा आता है। तो जैसा अपने को मज़ा है वैसा करो, कोई मना नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अल्टीमेटली आपने वही दोनों वैल्यू को आपने ऐड किया हुआ है, एज सिंपल एज दैट। तो देखो, x कंपोनेंट और वेक्टर ए का ए वाई, दैट इज अ वाई कंपोनेंट, उसको आप ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप भी कह सकते हो। अगर आई कैप जे कैप नहीं लगाना चाहते तो उसके ऊपर एरो बना दो। इफ यू ऑब्जर्व इट, यहाँ पे एरो बनाया है, यहाँ पे एरो नहीं बनाया, तो उसके साथ आई कैप जोड़ दिया। तो ये नॉलेज कहाँ से मिला तो कि चैप्टर, इसी चैप्टर में आगे के लेक्चर्स में हमने पढ़ा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को बताना हो तो कैसे बता सकते हैं, तो क्या बता सकते हैं आई कैप और जे कैप और के कैप के थ्रू। आई कैप यानी एक्स एक्सिस, वाई कैप यानी सॉरी जे कैप यानी वाई एक्सिस, और के कैप यानी जेड एक्सिस। तो ये जो लिखा है उसी का लिखने का दूसरा ढंग कैसा होगा, क्योंकि वो तो मैंने यहीं पे बता दिया, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। तो उसके लिए यहाँ पे 2-3 लाइन और बढ़ा दी तो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, मजा लगता है कि हाँ यार कितना बड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा आइडिया लगाओ, काम आसान करो। यहाँ पे लिखा है P ऑफ A फ्रॉम द हेड ऑफ P, पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स। इन शॉर्ट क्या किया भाई, इफेक्ट चाहिए था मुझे कि उस वेक्टर का इफेक्ट एक्स एक्सिस पे कितना है। तो ये लिखना तो पड़ता है ना जो हम कर रहे हैं वो। तो उसको कैसे बताएंगे तो कि पी एम ओ एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पी एन ओ वाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अल्टीमेटली हमें उसका इफेक्ट मिलता है एक्स में और इफेक्ट मिलता है वाई में, वन इन द सेम थिंग। ओके, जितना सिंपल हो उतना समझिए, और समझ में आने के बाद एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार लिखेंगे उतना फायदा आप ही को होगा। इफ यू से दैट इतना टाइम नहीं होता यार, तो ठीक है, तो एक ही बार में समझ लो, इस तरीके से प्रिपेयर करने का, ताकि एग्जाम में तो 2 मार्क में पूछा जाएगा ना। जब 2 मार्क पूरे नहीं मिलेंगे तब अफसोस होगा कि अरे यार वो भूल गया। उससे अच्छा ये है कि अभी टाइम निकाल लो लर्न करने का। ओके, किसी को एक बार में लर्न हो जाता है ऐसा उसको लगता है, और एक बार में लर्न नहीं होता है। मिनिमम 2 से 3 बार लिखने से आपका एक परफेक्शन डेवलप होता है, किसके बाद क्या लिखना है, कौन सी किसके बाद कौन सी लाइन आएगी, तो वो एक दिमाग में सेट करना पड़ता है, और वो सेट हो जाए तो लिखने में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, एंड दिस वी कॉल्ड एज अ वे ऑफ राइटिंग। ओके, वे ऑफ राइटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और ये उतना ही सिंपल है जैसा नहीं, ऐसा होता है कि जैसे आप स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, क्यों? अरे क्या क्यों, रूल है भाई। ओके, अगर आप ऐसा कह दो कि सर मैं ये यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा पर रोज मैं ये टाइप के कपड़े पहन के आ जाऊंगा, और वो दोनों ही मतलब वाइट पैंट वाइट शर्ट में पहन के आऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, सर मैं रोज यही पहनूंगा, ये मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म है। तो स्कूल कहेगा कि बेटा तेरे हिसाब से यूनिफॉर्म नहीं चलता है, स्कूल ने जो डिसाइड किया वही पहनना पड़ता है, बिकॉज इट्स ए वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, तो दिस इज द अगेन वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ए एक्स को ए कॉस थीटा, ए वाई को ए साइन थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया, आपको सिर्फ ए मिला जिसको कहा जाता है उसका मैग्नीट्यूड, और जैसे साइन और कॉस मिलता है तो उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो टेन थीटा मिल गया। और यहाँ से वो बात रिकॉल होनी चाहिए कि यार टेन थीटा तो मैं पहले भी बता चुका था, वाई कंपोनेंट अपन एक्स कंपोनेंट। इफ वी हैव अ स्लोप, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, उसका स्लोप निकाले तो स्लोप कैसे मिलता था, y एक्सिस वैल्यू अपॉन x एक्सिस वैल्यू, देखो तो वही तो है, y एक्सिस वैल्यू अपॉन x एक्सिस वैल्यू, सभी चीज़ें एक ही होती है। यहाँ पे हमने उसके डिफरेंसेस बनाए हैं कि ये चैप्टर 3 का है, ये चैप्टर 4 का है, ऐसा नहीं है।
ये फिजिक्स से ही है। ओके, तो वो 1 डायमेंशन की बात करते थे ताकि छोटा छोटा बताते थे। अब ये 2 डायमेंशन की बात कर रहा है, मतलब उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे लिया। चैप्टर 5 उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, मतलब धीरे 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 आपको समझाया जा रहा है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो उसमें फॉल्ट अपना है, अपने को सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेना है, पर ये सब कुछ जल्दी जल्दी होता नहीं है। एवरीथिंग विल टेक अ लिटिल टाइम। अब वो जो समझा ना, उसी को फिर से एक अलग तरीके से समझा, अलग तरीके से इक्वेशन फॉर्म किया, पर बातें वही की वही आएगी। वहां वेक्टर ए कहा था, इधर वेक्टर आर कहा। वहां ए एक्स आई कैप कहा था, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स आई कैप कहा और वाई जे कैप कहा। क्यों भाई ऐसा किया? क्योंकि यार तरीका है। किसी की शादी थी तो उसको, किसी को शेरवानी पहनना अच्छा लगा, किसी को शूट बूट और ब्लेजर में जाना अच्छा लगा। तरीका है यार। अगर साउथ इंडिया में किसी की शादी में जाओ तो ना तो वो शेरवानी में होता है, ना तो वो ब्लेजर शूट में होता है। वो तो अपना ही कुछ ट्रेडिशन, धोती वोती पहन के शादी करता है। ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका तरीका है, ये इधर का तरीका है। ओके, तो वो चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि पोजीशन, मैंने कहा था पोजीशन वेक्टर को हम आर से डिनोट करेंगे। मान लो कोई पी है, एक्स कॉमा वाई है, तो अगर मैं उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, it means that something effect in x direction, something effect in y direction. This is the way of writing. Okay, way of writing it means what? तो क्या वही चीजों को ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ओके, तो देखिए ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया। तो जैसा ऊपर लिखा परफेक्ट वही का वही। देखो कैसे, तो के फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर का टेल, इसको इसके साथ जॉइंट कर दो। इसको एक्स आई कैप तो इसको मैं वाई जे कैप कह दूँ तो कहाँ कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरेललोग्राम से भी तो सेम ही होता है। तो मुझे वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन नहीं अच्छा लगता है, मुझे तो एम पी अच्छा लगता है, तो एम पी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली अपने को समझ में आना चाहिए, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, वैसे पैरेललोग्राम अगर दिमाग में है ना तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है कि वाई वी आर राइटिंग ओ एम प्लस ओ एन। पर अगर वो पैरेललोग्राम भी क्लियर नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं। ताकि पैरेललोग्राम ने तो बताया था ना कि एक ये वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर, दोनों को ऐड करो तो आपका ये रिजल्टेंट बनता था वो डायगोनल से। अब मैं कहता हूँ कि डायगोनल रेक्टेंगुलर नहीं लेना है, पैरेललोग्राम नहीं लेना है, मुझे तो ट्राइंगल लेना है। तो ट्राइंगल से समझो, बात तो एक ही बनती है। ये वेक्टर बना तो ये वेक्टर का कंपोनेंट बना, फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। जिन चीज़ों को सिंपल तरीके से समझोगे उतना वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो होता है। तो देखो अगर उसमें भी मैं कहता जिसने बनाया थीटा वो बना कॉस थीटा, तो x बना आर कॉस थीटा और y बना आर साइन थीटा। तो ऊपर वाले केस में भी a, ऊपर वाले केस में कैपिटल A वेरिएबल था, इस केस में r वेरिएबल है। ax कुछ था, यहाँ x कुछ है। तो अभी तो सिर्फ कुछ कुछ की बातें कर रहे हैं, अभी स्पेसिफिक तो बताए नहीं कि ऐसा कहाँ आएगा कैसे आएगा। थोड़ी पेशेंस रखो, अभी थोड़ी देर में बता देंगे कि कहाँ x आएगा कहाँ y आएगा, ताकि अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी हैव ए टू कंपोनेंट। तो जैसे यहाँ पे r एक्स आई कैप वी जे कैप ऐसा लिखा है ना, वैसा मैं वेलोसिटी के लिखूंगा, वेलोसिटी इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। सिंपल सी बात। जिसको हम सिर्फ ए ऐसा कहते थे ना, अब वो बन गया वी। तो ए वी बन गए थे कि नहीं 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 ऐसा नहीं, ए तो एक रैंडम वैल्यू था। अब हमने यहाँ पे v स्टैंड फॉर वेलोसिटी ले लिया। वेलोसिटी हैव ए कंपोनेंट, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अगर मैं ऐसा लिखता a इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो कोई बता सकता है ये क्या हो? एक्सीलरेशन। Acceleration in x direction, acceleration in
वाई डायरेक्शन ऐसा बन गया, सिंपल सी बात। मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी में वेक्टर दिखाओ तो दैट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। बट बिना वेक्टर क्वांटिटी का वेलोसिटी उसको क्या कहते हैं पता है? उसको स्पीड कहते हैं। नो नीड डायरेक्शन। तो कैसे मिलेगा? तो कि अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर, वो स्पीड बन गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ों को हम कहते हैं हमने जो थ्योरी समझा उसको हमने अप्लाई किया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज़ अपने को समझाने वाला है। वैसे हमें अब क्लियर है एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है। एवरेज में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करते थे, उसके बाद वो लिमिट फंक्शन लगाते थे जिससे वो डी एक्स बाई डी टी बनता था। डी एक्स बाई डी टी को डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहते थे। वो उसके बोलने के समझने के तरीके थे। तो हम उन सभी चीज़ों से काफ़ी यूज टू है। अब जो यूज टू है चैप्टर 3 से, मैंने आपको पहले भी कहा था कि चैप्टर 3 है ना, उसके कुछ वीडियोस देख लो, रिवाइज कर लो, तो चैप्टर 4 और मजेदार हो जाएगा। ध्यान से देखिए। सी क्वेश्चन में भी लिखा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, hence write an expression for instantaneous velocity and find the direction of instantaneous velocity. Write an expression for average velocity. कैसे एक्सप्रेस करोगे एवरेज को? तो बस हमारे पास तरीका था ना भाई, पर यहाँ पे उस तरीके को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है। इसलिए हमने क्या किया, तो क्या हमने वी जैसा ऐसा सिंबल बनाया। कोई कहेगा सर ये चलेगा, चलेगा, लेस देन ग्रेटर देन वन इन द सेम थिंग, बट आई प्रेफर ओवर दिस। ओके, मैं भी ये प्रेफर करता हूँ कि आप ऐसा वी बार लिखने की बजाय, आपके पास फिजिकल कॉपी अवेलेबल हो तो आप यही करो, इसके ऊपर वेक्टर का साइन करो और लेस देन ग्रेटर देन ही कर दो। दैट गिव्स अ बेटर क्लैरिटी। व्हाई? तो कि यार ये वी बार है ना, उसमें वो वेक्टर का साइन तो किया नहीं, इसलिए वो मिस आउट हो गया, वेक्टर है या नहीं वो बताना। सो एवरेज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, याद करिए एवरेज में हम कहते थे वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बट हम यहाँ पे उसको अब लिखेंगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा दैट्स अ बिग डिफरेंस। अब आर की जगह पे क्या लिखेंगे, तो वो भी ऊपर बताया था ना, पोजीशन वेक्टर आर। तो डेल्टा आर को कह सकते हैं डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई जे। देखो डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई जे, और दोनों को डेल्टा टी तो देते ही है, तो हम इंडिविजुअल लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। तो इसका मतलब क्या, तो क्या डेल्टा डेल्टा यानी एवरेज था, तो क्या हाँ था। तो देखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। इसको कहते हैं उसको प्रेजेंट करने का तरीका, वे ऑफ एक्सप्रेशन। वे ऑफ एक्सप्रेशन मतलब क्या? अगर मैंने इसका, मैं तो कुछ नहीं बोला, बट दिस वन इंडिकेट दैट, छोटे थे तब से अपने को पता है इसका मतलब क्या है। स्कूल में जाने के बाद इसका भी मतलब पता चला, इट्स कॉल्ड वे ऑफ एक्सप्रेशन। हमें इसका भी मतलब पता है कि ऐसा करके बुला रहा है, मतलब प्यार से तो नहीं बुला रहा है। और जब भी किसी ने ऐसे बुलाया तो हम थोड़े गिड़गिड़ाते हो जाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा कोई गलती नहीं था, प्लीज मैंने क्या किया हुआ है। और ऐसे कोई बुलाता है और बाद में अपने को चॉकलेट देता है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे ऑफ एक्सप्रेशन से अपने को पता चल गया कि सामने वाला प्यार से तो नहीं बुला रहा है, वो गुस्सा भी नहीं है, फिर भी अपने को पता चल गया। दैट वी कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो ये फिजिक्स का एक्सप्रेशन है, तो उसको उसके तरीके से समझने का ट्राई करो तो और ज्यादा मजा आएगा। अब कोई कहेगा कि ये एवरेज है, एवरेज से इंस्टेंटेनियस में जाना है, तो एवरेज से इंस्टेंटेनियस में कैसे जाएंगे? याद करिए बेसिक फंडा। क्या था बेसिक फंडा? तो कि लिमिट वाला फंडा। ओके, अब ये फिगर समझते हैं। उससे पहले देखो ये एवरेज था, तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना था? लो लगा दिया लिमिट। जैसे लिमिट लगा
डेल्टा टी टेंस टू 0 लगा, डेल्टा हट गया और हो गया dr by dt. दैट्स द वे ऑफ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस. मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, v इक्वल टू dx by dt i कैप dy by dt j कैप. तो क्या कह सकते हैं, dx by dt को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. कैसे पता चला वेलोसिटी इन x, ताकि dx where x is position, dt that is a time. तो change in position with respect to time, position in x direction upon time, i कैप लिखा है मतलब वेलोसिटी बन गया. vy यानी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वो कैसे पता चला, तो क्या y that represent the position, t represent the time, और हमें चैप्टर 3 से पता है पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी. ओके, अगर घर पे पापा आए और पापा ने ऐसा कहा तो नक्की चॉकलेट, सही वाला चॉकलेट मिलने वाला है. पर पापा आए और पापा का घर पे इंप्रेशन ऐसा है, बेचारे का इंप्रेशन ही ऐसा होता है. ओके, मेरे घर में मेरा इंप्रेशन ऐसा नहीं है ताकि मैं डांटता नहीं हूँ. ओके, मेरे घर में थोड़ा सिचुएशन उल्टा है. मेरे घर में अगर वो मम्मी बुलाती है तो बेटा थोड़ा क्यों, तो क्यों बुलाने वाले तरीके से पता चल जाता है कि अपने को मिलने वाला क्या है. दैट वी कॉल्ड एक्सप्रेशन. ओके, ये फिजिक्स के एक्सप्रेशन है. ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसा उसने बता दिया. वैसे ये हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लिखना ज़रूरी नहीं होता है. 2 मार्क में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कितना है तो कि उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं. दिस इज द न्यू थिंग फॉर यू. जैसे कि उसका भी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो और आपको गिफ्ट देनी हो. ओके, एक सेकंड, हाँ वेट करिएगा. तो देखिए मेरा एग्जांपल ऐसा था कि अगर आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो और आपको गिफ्ट लेना हो तो वहाँ पे बजट है वो मैटर नहीं करता है. आपका बेस्ट फ्रेंड है तो अच्छे से अच्छा गिफ्ट लेना है. 200, 300, 400 तक का आपने गिफ्ट ले लिया बिकॉज वो आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है. पर अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस बिल्डिंग में रहते हो, वहाँ पे आपका एक कॉमन फ्रेंड है, 15 लोग मिलकर एक को गिफ्ट देते हैं और वहाँ पे भी 300 का गिफ्ट चलेगा ताकि वो कॉमन है. जब आपका बर्थडे था तभी आपको उन्हीं 15 लोगों ने, दूसरे 15 लोगों ने मिलकर आपको गिफ्ट दिया था, 300 रुपये का था. तो वहाँ पे पर हेड कितना आया, 20 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन आया. वहाँ पे बजट मैटर करता है. क्यों, तो कि वो कॉमन फ्रेंड है यार. और बेस्ट फ्रेंड था तो अरे बेस्ट फ्रेंड है यार. ये डिफरेंस अगर पता चलेगा जिसको, उसको यहाँ पे डेफिनेटली पता चलेगा कि 2 मार्क के क्वेश्चन में, 3 मार्क के क्वेश्चन में, 4 मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखना चाहिए. जो सही तरीके से समझेगा उसको सही तरीके से पता चल जाएगा कि कुछ कुछ बातों को आप उसमें निकाल सकते हैं. जब हम नोट्स देते हैं तो वो एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है कि स्टूडेंट उसको समझ कर लिख सके. अब जैसे द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द लिमिटिंग, तो ये लाइन लिखनी जरूरी नहीं है भाई कि द डेल्टा टी टेंड्स टू 0 द वेलोसिटी अप्रोचेस द वेलो. इट्स ओके. ये लाइन का इंपॉर्टेंट शायद है, शायद नहीं है, वो पढ़ने से पता चलने लगेगा. इट्स अ लिटिल स्लो प्रोसेस. पर अभी आप तो 11th की स्टार्टिंग में हो. ओके, तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पता चल जाएगा. ओके, कि कहाँ पे कितना लिखना, कहाँ पे कितना प्रेजेंट करना. फिर भी आपको ये नोट्स बहुत अच्छी तरह से पॉइंट वाइज बना कर दिया हुआ है. ओके, तो आइडिया यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि जैसा मैं एक में अप्लाई करता हूँ वैसा ही मैं दूसरे में भी अप्लाई कर सकता हूँ. अगर टाइम पोर्शन कम होता है तो पोजीशन भी कम हो जाएगा, पोजीशन छोटा हो जाएगा. पोजीशन छोटा हो जाएगा तो उसके हिसाब से जो वेलोसिटी मिलेगा वो भी छोटा हो जाएगा. That give us a instantaneous effect. Instantaneous velocity 1, instantaneous velocity for 2, instantaneous velocity for 3. As simple as that. अब देखो यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला था ग्राफ फिगर का भी. उसका ध्यान से देखिएगा.
इंस्टेंटेनियस का मतलब यहाँ फिगर से समझाने का ट्राई किया। कैसे? तो कि जो लोग यहाँ पे आई थिंक अप्रैल एंड से पढ़ रहे हैं, कोई कोई ऐसे है जिसने अभी जुलाई एंड में ज्वाइन किया, और जैसे वो जुलाई एंड में आते हैं 3 चैप्टर खत्म हो गए। हाँ, तो जो लोग अप्रैल से पढ़ रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि ओह 3 चैप्टर खत्म नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एक साथ कभी 5-7 वीडियो देखे। ओके, नहीं रे, एक साथ ऐसे कैसे 5-7 वीडियो देखेंगे? हम तो हफ्ते में 2 वीडियो देखते थे, वो भी कम से कम 45-50 मिनट्स का हुआ करता था। और जिसने जुलाई एंड में ज्वाइन किया वो चैप्टर 3 के 8 वीडियो, चैप्टर 3 के 6 वीडियो एक दिन में देख डाले। इतना सारा? हाँ, क्यों? तो कि भाई तो लेट था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने, चलो कंजर्वेटिवली 3 महीने, 3 महीने के अंदर 3 चैप्टर, 1 महीने के अंदर 1 चैप्टर, 1 महीने के अंदर 4 वीक, 4 वीक, हर एक वीक में 2-2 लेक्चर। हाँ, तो बरोबर है। मतलब क्या किया? टाइम बड़ा था, टाइम को डिवाइड किया, टाइम डिवाइड हुआ तो सिलेबस जो बड़ा दिख रहा था वो सिलेबस भी तो डिवाइड हुआ, लेक्चर्स भी तो कम हुए। जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं, जिसने लास्ट तक का वीडियो देखा हुआ है, उसको आज कितने वीडियो देखने के? क्योंकि एक भी नहीं, एक पढ़ तो रहा है वो, यहाँ नहीं है तो उसको कितना वीडियो देखना? एक। क्यों? क्योंकि आगे तक का तो देख लिया है। पर मान लो अगर कोई स्टूडेंट है वो नेक्स्ट वीक में ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या देखना पड़ेगा? चैप्टर 1, चैप्टर 2 के 12-13 वीडियो, चैप्टर 3 के भी 12-13 वीडियो, चैप्टर 4 के भी 4-5 वीडियो, और वो भी शॉर्ट टाइम में देखने पड़ेंगे। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे समझाई गई। देखिए कि अगर कोई पार्टिकल P से P1 तक गया, पाथ बड़ा था तो डेल्टा आर भी बड़ा था, डेल्टा आर बड़ा था तो उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा टी भी बड़ा था। धीरे 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 इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया ताकि कर्व्ड पार्ट था ना, तो P से ऐसा, P1 से ऐसा 2 टेंजेंट बनाए। अब जैसे जैसे P से P2 यानी थोड़ी पोजीशन हम नज़दीक 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 लेते गए, तो डेल्टा आर यहाँ पे छोटा हुआ, डेल्टा आर 2 से भी छोटा हुआ, मतलब गैप बिटवीन पोजीशंस क्या होती गई? कम होती गई। जैसे जैसे पोजीशंस कम होती गई, कैसे कम हुई? तो कि टाइम भी तो कम लिया, तो अल्टीमेटली डेल्टा R1 से डेल्टा R2 छोटा हुआ, डेल्टा R2 से डेल्टा R3 छोटा हुआ। ऐसे करते 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 हम एक छोटी वाली पोजीशन पे आए जो P से जस्ट नजदीक वाली थी। तो डेल्टा R इतना छोटा हो गया तो डेल्टा T भी कितना हुआ होगा? बहुत छोटा हुआ होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी पाथ पे वेलोसिटी ऑलवेज उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होता है। उसको कैसे समझेंगे? तो कि मान लो कि ये कोई रोड है, ओके, यहाँ पे एक व्हीकल है, व्हीकल स्ट्रेट जा रहा था। अब व्हीकल यहाँ पे जैसे ही पहुंचा, वो इसी पॉइंट से उसने टर्न लिया, यानी उसका डायरेक्शन एक्चुअल में टेंजेंशियल ही था, पर वहां पे आगे रास्ता बंद था, इसलिए उसको क्या करना पड़ा? टर्न लेना पड़ा। तो अगर जिस पॉइंट पे उसने टर्न लिया वहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो स्ट्रेट लाइन बताता है, तो क्या? हाँ। अगर मान लो यहाँ पे टकरा गया तो सीधा सीधा आइडिया क्या? तो क्या वो बेचारा अपने टेंजेंट के डायरेक्शन में चला गया, टर्न मारना भूल गया, इसलिए वो टकरा गया। तो वेलोसिटी ऑलवेज इन ए टेंजेंशियल डायरेक्शन, यहाँ से उस बात का पता चलता है। अब वेलोसिटी के बारे में पता चला तो आसान है एक्सेलरेशन के बारे में देखना, समझना। तो देखो, राइट हैंड एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, तो कॉपी पेस्ट सीधा सीधा आना चाहिए। एवरेज एक्सेलरेशन अगेन आई इंसिस्ट, ओके। देखो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से भी थोड़ा बता देता हूँ, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया। कि देखो, अगर मैं कहता हूँ एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन को आप ऐसे डिनोट करो तो भी अच्छा है, पर एक के ऊपर वो बार भी चलेगा, पर वेक्टर दिखाना जरूरी होता है, इसलिए मैं ये मोड प्रेफर करता हूँ।
इसका मतलब ऐसा कर सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो क्या हाँ, तो डेल्टा बाई डेल्टा टी, वी के दो कंपोनेंट थे ना, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, तो क्या हाँ, तो मैंने वी की जगह पे लिखा। अब इसका मतलब ऐसा निकाला जाता है, वी कांट से दैट हमने इसको मल्टीप्लाई किया। जैसे मैं ऐसा कहता मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कोई कहेगा सर डेल्टा डेल्टा कैंसिल करो, अरे नहीं रे, उसको तो फंक्शन कहते हैं। आई रिपीट, डेल्टा बाई डेल्टा टी इसके साथ मल्टीप्लाई करो ऐसा बोला जाता है, बट डोंट टेक इट लिटरली। अगर कोई कहेगा कि सर मल्टीप्लाई कर सकते तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल भी तो कर सकते, अरे भाई डेल्टा कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको कहते हैं वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं फंक्शन। अगेन आई गिव द सिंपलेस्ट एग्जांपल कि कोई भी मैरिज फंक्शन में गए और कोई शेरवानी वाला दिखा तो क्या बाय डिफॉल्ट वो दूल्हा ही है? ऐसा कोई मार्का लगा है कि जो दूल्हा है वही शेरवानी पहन सकता है, दूसरा नहीं पहन सकता? क्या पहन सकता है? शादी है तो शेरवानी पहनना कंपलसरी है क्या? जरूरी थोड़ी ना है, कुछ और भी तो पहन सकते हैं। इंडो वेस्टर्न नया सिस्टम नया स्टाइल भी तो अपना सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा गर्मी है तो सिंपल कुर्ता भी पहन सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा है कि यस यही कट, नहीं, रिलैक्स। तो इसको ऐसा लिखा जाता है डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी। ये एवरेज का फॉर्मेट आया था कि डेल्टा डेल्टा लिखा है। अब दोनों के कंबाइंड करके डेल्टा टी लिख दो तो भी चलेगा, और यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट बना दो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप। पर मतलब ये समझा जाता है कि मैंने दोनों को लिमिट फंक्शन लगाया। लगाया यानी सच में चिपकाना नहीं है, बोलने के लिए बोल दिया, समझने के लिए समझ लिया कि हमने दोनों जो एवरेज वाले फंक्शंस थे उसके साथ हमने लिमिट फंक्शन लगाया, और लिमिट फंक्शन लगाने से डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वी वाई बाई डी टी जे कैप ऐसा बना। Ultimately, that's a change in velocity with respect to time. Change in velocity with respect to time is what? Acceleration. कौन सी डायरेक्शन का? तो क्या x डायरेक्शन का। Velocity in y direction, change in velocity in y direction, तो वो बना acceleration in y direction. So this is the perfect way of writing vector a equal to axi cap ayj cap. उसके बाद अगर कोई कहता है इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, सिंपल सी बात। अगर कोई कहता है टेन थीटा निकालो तो क्या करते, वाई कंपोनेंट अपन एक्स कंपोनेंट, सीधा कॉपी पेस्ट। वेक्टर ए में ऐसा किया, वेक्टर आर था तब ऐसा किया, वो दोनों समझाने के लिए था। उसके बाद वेलोसिटी वाला देखा, उसके बाद ये एक्सेलरेशन वाला आया, तो सब में रिपीटेशन जो है वो सेम टू सेम होता है। पर यहाँ पे एक बहुत मजेदार और बहुत काम की चीज है जो समझने जैसी है, और उसको कहते हैं डायरेक्शन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा? जैसे अभी कहा ना वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, उसी तरह से एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से जब मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ तो इसको ऐसे कहा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो देखो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लिमिट फंक्शन लगा दिया। ओके, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये मैंने अपने तरीके से लिखा है। बट जब भी आप लिखो तो सिर्फ ऐसा मैथमेटिकल स्टेप नहीं लिख देने का, लिखने का ए एक्सेलरेशन है, वी वेलोसिटी है। ओके, चीज़ों को लिखना चाहिए, सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो देखिए ये यहाँ पे ऐसे बताया dv by dt आ गया तो कहाँ आ गया। सी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंडा फॉर द डायरेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, सही तरीके से समझा रहा हूं कि मान लो ओके फॉर द डायरेक्शन आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि जब कोई पार्टिकल p पे था तो उसका डायरेक्शन v था, आफ्टर सम टाइम वो v डैश पे पहुंचा, यानी ये उसका डायरेक्शन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार पॉइंट है।
ये v है और मान लीजिए कि ये v डैश है। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में जोड़ दूं ऐसे, और इसको मैं ओ पी क्यू समझूं, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं वेक्टर ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू? तो क्या कह सकते हैं? तो वेक्टर क्यू पी मेरे लिए अननोन है, या तो पी क्यू, तो क्या मैं पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू माइनस ओ पी ऐसा लिख सकता हूँ? तो क्या लिख सकता हूँ? ओ क्यू क्या है? तो कि v डैश है। OP क्या है? तो कि v है। क्या आप इसको फाइनल वेलोसिटी कहते हो? तो क्या हाँ। कि इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हो? तो क्या हाँ। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ये पी क्यू बना? तो क्या हाँ। तो क्या मैं इसको डेल्टा वी कह सकता हूँ? तो क्या हाँ। तो एक्सेलरेशन ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने यहाँ पे पहला वेलोसिटी ड्रॉ किया। वैसे ये जो है ना, इस फिगर को समझने की बजाय आई इंसिस्ट कि आप इस फिगर को समझिएगा, ताकि यहाँ पे ये गलती से ये वी डैश है ना, उसका डायरेक्शन गलत है, वो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए। ओके, तो इस फिगर को आप इग्नोर करिए, ये भी सही है, ये भी सही है, वो चल जाता है, कोई भी एक चलेगा, कोई भी एक सही हो तो भी काम अपना आसान है। आई इंसिस्ट चारों फिगर मत ड्रॉ करो, कोई एक ही फिगर ड्रॉ करो। पहले ऊपर वाले में ये फिगर ड्रॉ करो और नीचे वाले में ये फिगर ड्रॉ करो, बाकी कोई फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन। 2 मार्क का क्वेश्चन हो तो 4 फिगर कोई नहीं ड्रॉ करता है भाई, इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते जाने का। ओके, बाकी कॉमन सेंस मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे v का डायरेक्शन v डैश का डायरेक्शन था, और मैंने ऐसा वेक्टर ज्वाइन कर दिया। वेक्टर एडिशन के हिसाब से देखता तो ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट पुट द टेल ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू जॉइन द टेल टू द हेड, यानी ओ क्यू रिजल्टेंट बना। तो क्या हाँ, इन दोनों का एडिशन बना। तो क्या हाँ, तो उसमें से पी क्यू मेरे लिए अननोन था, तो पी क्यू को सब्जेक्ट बनाओ तो ओ क्यू माइनस ओ पी कह सकता हूँ। तो क्या हाँ, तो v डैश माइनस वी कह सकता हूँ। ओके यस, तो v डैश माइनस वी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये बन गया आपकी वेलोसिटी। अब यही एरो को मैं फॉलो करूं तो देखो, तो वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनती है। और कोई भी एक मोमेंट पे, एक जगह पे अगर मैं देखूं ना, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी बने। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, गोल 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 गोल, कभी आप ट्राई करिए, इमेजिन करिए कि आप नया नया साइकिल सीख रहे थे, या तो नया नया स्कूटर सीख रहे हो, या तो नई नई कार सीखोगे, तो जनरली ग्राउंड में जब चलाते हो ना, तो यू जस्ट ट्राई टू मेक ए सर्कल। जब आप सर्कल बनाते हो ना, तो इस मोमेंट पे आप सीधा जाना चाहते थे पर आपने टर्न ले लिया, मतलब टेंजेंट। आप इस मोमेंट पे भी सीधा जाना चाहते थे पर आपने टर्न ले लिया, यानी टेंजेंट। तो उस केस में आपका बॉडी जो है ना, आप ऐसे टर्न करते हैं तो आपका बॉडी थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। कभी बाहर जाओ, साइकिल लेते हो, साइकिल घुमाते हो, तो कभी ट्राई करिएगा कि बड़ा सा ग्राउंड हो और वहाँ पे एक सर्कल लगाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। यू फील दैट कि जब भी हम ऐसा सर्कल बनाते हैं तो बॉडी थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। तो दैट शोज दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सेलरेशन। तो जब सर्कुलर पाथ हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर बने। पर अगर मैं व्हीकल लेकर जाता हूँ, मेरा स्पीड यहाँ पे 40 का है, यहाँ पे 60 का है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव बना। तो इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में बने। तो जब सर्कुलर पाथ था तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर बना, दिमाग में फिट कर देने का। जब मैं व्हीकल चलाता हूँ, इनिशियल के रिस्पेक्ट में फाइनल में वेलोसिटी बढ़ा, मतलब मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, तो मैं कहूँगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन। पर जब मैंने ब्रेक लगाया तो व्हीकल तो आगे आगे जा रहा था, पर मेरा स्पीड कम हुआ, तो फोर्स कम लगा, या तो फ्रिक्शन लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ कहेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगे।
Okay, so when we speed down, velocity and acceleration in opposite direction. When we speed up, speed बढ़ रहा है, so they are going in the same direction. Okay, ऐसे उसको आप समझ सकते हैं. And when body moving on the circular path, velocity and acceleration is perpendicular to each other. I hope it's clear. चलो, तो इतना क्लियर हो जाए उसके बाद ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है. So now it is very interesting. एक्सेलरेशन ये ऑलरेडी मैं समझा चुका. a dv by dt, v की जगह पे vxi vyj लिखो. ओके, लिमिट फंक्शन लगा दो, दोनों को लिमिट लगाओ या एक को कॉमन में लगा दो, वन इन द सेम थिंग. dvx by dt dvy by dt, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं axi कैप ayj कैप? तो क्या हाँ. अब ये थोड़ा सा कहने के लिए नया है पर हमारे लिए पुराना है. पोजीशन का डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन मिलता है. यानी पोजीशन का कितनी बार डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन मिलता है? तो कि 2 बार. तो ये ऐसा ही किया है. d बाई डी टी ऑफ वी एक्स था, वी एक्स की जगह पे डी एक्स बाई डी टी लिखा. अब ध्यान से सुनिएगा, अगेन दैट मेक्स यू कंफ्यूज. या डी डी कैंसिल करो, क्या ये डी डी कैंसिल होगा? ताकि डी कोई वैल्यू है, वो तो फंक्शन है. इसलिए d इंटू डी डी स्क्वायर ऐसा समझना गलती है. आई रिपीट, d इंटू डी डी स्क्वायर बना, t इंटू टी टी स्क्वायर बना. तो ये d इंटू डी डी स्क्वायर क्यों नहीं बना? अरे भाई d तो कोई वैल्यू ही नहीं है. तो d इंटू डी स्क्वायर को समझना ही आपकी सबसे बड़ी गलती है. क्यों ऐसी गलती क्यों है? दिखता है, जो दिखता है वो ये है नहीं. अगर वो मल्टीप्लाई करते तो ये डिवाइड भी तो कर सकते थे ना, डी डी कैंसिल. तो क्या हाँ वो कर सकते थे. करना चाहिए तो क्या नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो डी कोई क्वांटिटी नहीं है, वो तो फंक्शन है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है. इसलिए यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसको डी स्क्वायर बोलने की बजाय अगर आप इसको बोलेंगे डी 2x बाई डी टी स्क्वायर, आई रिपीट, ऐसा बोलने से क्लैरिटी मिलता है. d2x यानी x का डबल डिफरेंशिएशन, ये उसको बोलने का तरीका है, जैसे ये उसको लिखने का तरीका है. अगर ऐसा नहीं समझते तो डेफिनेटली दैट क्रिएट अ कंफ्यूजन कि d इंटू डी डी स्क्वायर, t इंटू टी स्क्वायर. तो ये d इंटू डी स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? अरे भाई वो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये यहाँ से d इंटू डी किया ही नहीं है. ये तो मैथ्स का तरीका है लिखने का, जिसको हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन. तो ये बोलने का तरीका है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट गिव्स एक्सेलरेशन. डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, that gives acceleration in y direction. This is the way of writing. Single differentiation of velocity, that gives acceleration. Then double differentiation of position, that gives also acceleration. So this is the way of explanation. ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए. अब देखो, यहाँ से आएगा काइनेमेटिक इक्वेशंस v इक्वल टू v प्लस ए टी, यानी u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, तो देखो कितना सिंपल फंडा है. अगर आपका चैप्टर 3 क्लियर तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर. सी सिंपलेस्ट आइडिया. हाँ, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. Show that in a two-dimensional motion with uniform acceleration, each rectangular component of velocity is similar to the uniformly accelerated motion along a one dimension. मतलब ऐसा शो करना है कि जैसा वन डायमेंशन में होता था वैसा ही टू डायमेंशन में होता है. तो वन डायमेंशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी कहते थे, पर अब यहाँ पे v की बजाय कुछ और कहेंगे. ध्यान से देखिएगा, पहले मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ. देखिए, वहाँ पे ऐसा समझाया गया कि क्या आपके लिए एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था? तो क्या हाँ था, हमने वही तो किया था, पर वहाँ वेक्टर के साइन नहीं किए थे, अब यहाँ पे किए हैं. ओके, तो क्या आप इसको a इंटू टी वी माइनस यू कर सकते हो? तो क्या हाँ. क्या v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कर सकते हो? तो क्या हाँ.
v के दो कंपोनेंट कौन कौन से, तो कि वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप। u इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट, यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप। यस, एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। टाइम के दो कंपोनेंट नहीं होते ताकि टाइम स्केलर है। अगर मैं सबू एक्स एक्स वाला मतलब आई कैप वाला एक साथ लिख दूं, तो क्या ये जो लिखा है उसी के जैसा कह सकता हूँ, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। देखो तो वी एक्स यू एक्स ए एक्स इंटू टी, सब कुछ आई कैप वाला आ गया। ओके हाँ, वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी। ओके हाँ, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये वन डायमेंशन का जो फॉर्मूला था, ऐसा वन डायमेंशन एक बार, वन डायमेंशन दो बार, तो जनरली इसके ऊपर वेक्टर का साइन कर दिया तो ये हो गया टू डायमेंशन का कंपोनेंट, टू डायमेंशनल का फॉर्मूला। ये जितना सिंपल है उतना ही यहाँ पे दिया हुआ है। सी दैट v माइनस वी जीरो भी कह सकते हैं, u भी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला रेडी, v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। तो क्या हाँ रेडी। क्या v को आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो, तो क्या हाँ भाई, कौन कौन सा, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, वी जीरो एक्स आई कैप वी जीरो वाई जे कैप। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, वी एक्स वी जीरो एक्स ए एक्स टी, वी वाई वी जीरो वाई ए वाई टी। आई होप सिंपल लगता होगा। तो यहाँ पे ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ तक आप सब कुछ लिख कर आएंगे। अब यहाँ पे आज के होमवर्क में थोड़ी सी चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो आज का होमवर्क ऐसा है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 आप दो बार लिखेंगे। 13th आप फिर से लिखेंगे भले ही आपने लास्ट टाइम लिखा हो, ताकि ये सभी के सभी पॉइंट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बहुत ही काम के हैं। 13 से लेकर 18 आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका आगे का पोर्शन भी बहुत ही अच्छा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपका होमवर्क है 13 से लेकर 18 दो बार। ओके, दो बार लिखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं।